नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्क फ्रॉम होम MCGM वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूं। पाठ 3 उपयोजित इतिहास अप्लाइड हिस्ट्री। इस पाठ में हम पढ़ेंगे उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं, उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में हुए अनुसंधान। उपयोजित इतिहास यानी सामान्य जनों का इतिहास। उपयोजित इतिहास इस संज्ञा के लिए लोगों या सामान्य जनों का इतिहास, पब्लिक हिस्ट्री, यह वैकल्पिक शब्द प्रयोग प्रचलित है। इतिहास और प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन के बीच अटूट संबंध है। इस बात को उपयोजित इतिहास अथवा जन जन का इतिहास स्पष्ट करता है। यह नवीन ज्ञान शाखा है और विगत कुछ दशकों में विकसित होती जा रही है। भूतकाल में घटित घटनाओं के संबंध में जो ज्ञान इतिहास द्वारा प्राप्त होता है, उसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में सभी लोगों के लिए किस प्रकार हो सकता है, यह स्पष्ट करता है उपयोजित इतिहास। The wall between history and the public. Who creates that wall? Public history breaks down that wall, revealing human histories or revealing human stories. उपयोजित इतिहास एक ऐसा कार्य या दृष्टिकोण है जो ऐतिहासिक ज्ञान को जनता तक पहुंचने की अनुमति देता है। सार्वजनिक इतिहास का उद्देश्य सार्थक और प्रेरणादायक तरीकों से बड़े पैमाने पर जनता के लिए अतीत के परिणामों और अंतर्दृष्टि का संवाद है। इतिहास केवल कथा कथन का माध्यम, यह सिर्फ अतीत में विचरण करने का माध्यम भी नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में उत्पन्न समस्याओं से संबंधित समाधान भी प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनता है। फिर वो समस्या चाहे ट्रैफिक जाम की समस्या हो, चाहे बाल श्रमिक या बाल मजदूरों की समस्या हो, मेगा सिटी स्लम्स की प्रॉब्लम हो, भूखमरी हो, अनाथ बच्चों की समस्या हो, या भयंकर समस्या है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, इन सब के बारे में हमें एक दृष्टि देता है। इनके समाधान को ढूंढने के बारे में एक दृष्टि मिलती है हमें उपयोजित इतिहास से। उपयोजित इतिहास क्या है? यह है वर्तमान सामाजिक चुनौतियों को एक नई दृष्टि से देखने का मार्ग, उसके बारे में उपाय योजना करना, और यह उपाय योजना सामाजिक हितों के माध्यम से हो, सामाजिक हितों के निर्णय करना, और इन सब को करने से पूर्व जो पहले घटित घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करना, उनको तर्क वितर्क की कसौटी पर परखना और उसके आधार पर सामाजिक हितों के निर्णय करना और समाज को एक दिशा दिखाना। यह सारी दृष्टि हमें देता है उपयोजित इतिहास या अप्लाइड हिस्ट्री।
किसी भी समाज में बदलते समय के साथ कई बदलाव होते हैं और नित्य नई समस्याएं, नित्य नई आवश्यकताएं उसके सामने मुंह बाए खड़ी रहती हैं। यह समस्या स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे खाद्य संबंधी समस्या हो या अन्य सामाजिक, मानसिक समस्याएं हो, और केवल सामाजिक या मानसिक समस्याएं क्यों, आज के इस व्यापारिक दौर में व्यापार संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। मैनेजमेंट कैसे हो, एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यवस्थापन कैसे हो, व्यवस्थापन यदि हो चुका है तो उसका संचालन कैसे हो, इस तरह की अनेक समस्याएं उद्योग जगत को भी झेलनी पड़ती हैं। और इन सब से हमें कैसे जूझना है, इन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे हमें नई राह निकालनी है जो हमारे समाज के विकास में एक नया योगदान दे सके, यह दृष्टि हमें मिलती है अप्लाइड हिस्ट्री यानी उपयोजित इतिहास से। उपयोजित इतिहास के क्षेत्र में केवल तज्ञ व्यक्तियों का सहभागी नहीं, बल्कि सामान्य लोगों का सहभाग भी लिया जा सकता है। इसमें विशेष तौर से संग्रहालय और प्राचीन स्थानों की सैर पर आने वाले पर्यटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यटन से लोगों की इतिहास में रुचि बढ़ती है, उन्हें इतिहास का बोध होता है और इस वजह से वे संरक्षण और संवर्धन की परियोजना में आसानी से सहभागी हो सकते हैं। विदेश के विश्वविद्यालयों में इस विषय के अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अब तो भारत में भी इस विषय के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, एकेडमी ऑफ अप्लाइड आर्ट्स न्यू दिल्ली, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर हम अप्लाइड हिस्ट्री के कोर्स को कर सकते हैं। एकेडमी ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, abbreviated to AAA or AOAA, is an Indian applied arts institute based in New Delhi, founded in 2010. जैसा कि मैंने कहा कि भारत में भी अब इस विषय के पाठ्यक्रम उपलब्ध होने लगे हैं और इस विषय के पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद हमारे पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है, और उस आधार पर हमें कहीं भी इस क्षेत्र से संबंधित जहां भी कार्य होता हो, ऐसे संस्थानों में हमें आसानी से रोजगार उपलब्ध हो सकता है। यह है राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये बेंगलोर में स्थित एक संस्थान है जहां पर हम अप्लाइड आर्ट्स या उपयोजित इतिहास से संबंधित पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। इन संस्थानों में न केवल भारत के बल्कि विदेशों के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में प्रवेश लेते हैं और अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर पब्लिक हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे पहलुओं पर हमें कार्य करने का मौका मिलता है और यहाँ पर न केवल हमारे देश के बल्कि विदेशों के विद्यार्थी भी प्रवेश लेते हैं, पढ़ते हैं। और आप देख रहे हो इस चित्र में कि किस तरह से विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में व्यस्त हैं। और यह पाठ्यक्रम जो है केवल सैद्धांतिक या पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी हमें सर्वेक्षण कार्य करना होता है, बहुत सारा शोध कार्य करना होता है और प्रैक्टिकल वर्क जिसे हम कह सकते हैं कि प्रात्यक्षिक कार्य भी इसमें जुड़ा हुआ है। 3.2 उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में हुए अनुसंधान। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास यानी भूतकाल में घटित घटनाएं, और भूतकाल में घटित इन घटनाओं का संबंध
या इन घटनाओं का परिणाम वर्तमान जीवन पर पड़ता है। तो हम संक्षेप में कहें तो इतिहास का संबंध मुख्यतः भूतकाल में घटित घटनाओं के साथ होता है। इतिहास जो है वह अतीत से संबंधित है। अतीत में जो घटित घटनाएं हैं उनका परिणाम वर्तमान जीवन पर पड़ता है। वर्तमान में हम उन्हीं के आधार पर अपने कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं और वर्तमान में किए गए कार्यों का, लिए गए निर्णयों का प्रभाव हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। तो इस तरह से यदि हम कहें तो मानव जीवन में वर्तमान में दिखाई देने वाले मानव जीवन का ताना बाना अतीत में घटित घटनाओं के कारण बुना जाता है। और केवल यही नहीं बल्कि मानव जीवन के आगत जीवन का यानी उसके भविष्य का ताना बाना भी एक तरह से हम देखें तो अतीत पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हमने अतीत के आधार पर निर्णय लिया और वर्तमान में काम किया। अब वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उनका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। तो इस तरह से इतिहास हमारे जीवन के हर क्षण से जुड़ा हुआ। अभी हमने बात की कि इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का ताना बाना होता है। तो यह अतीत की जो घटनाएं घटती हैं वह अनेक क्षेत्रों में घटित हो सकती हैं। वह क्षेत्र राजनीति का हो सकता है, वह क्षेत्र सामाजिक हो सकता है, वह क्षेत्र धार्मिक हो सकता है, दर्शन का क्षेत्र हो सकता है, तकनीकी विज्ञान का क्षेत्र हो सकता है या विज्ञान का क्षेत्र हो सकता है। इसे अनेक क्षेत्रों में घटित घटनाएं जो हैं इनका प्रभाव आगत जीवन पर पड़ता है। तो आओ हम देखें कि इतिहास की अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत अन्य विषयों की अनुसंधान पद्धतियां, दर्शन फिलॉसफी, विज्ञान साइंस, तकनीकी विज्ञान टेक्नोलॉजी, उद्योग धंधे और व्यापार यानी ट्रेड और कॉमर्स, प्रबंधन विज्ञान मैनेजमेंट स्टडीज, कला आर्ट्स, मानव विज्ञान शाखा यानी ह्यूमैनिटीज। तो सबसे पहला क्षेत्र है दर्शन फिलॉसफी। हम सोचेंगे दर्शन यानी क्या? दर्शन मतलब किसी चीज को देखना? बिल्कुल नहीं। दर्शन का एक वो अर्थ होता है, लेकिन यहां पर दर्शन शब्द का अर्थ है किसी चीज पर गहराई से विचार करना, स्टॉप एंड थिंक, गहनता पूर्वक किसी मुद्दे पर विचार करना। अब ये दर्शन बनता कैसे है? दर्शन का आधार क्या है? यानी व्हाट इज द बेस ऑफ योर फिलॉसफी? आपके जीवन, हम लोग बोलते हैं ना जीवन दर्शन क्या है, जीवन का दर्शन क्या है, यानी जीवन की विचारधारा क्या है, जीवन का दृष्टिकोण क्या है, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। तो ये दर्शन का जो सबसे पहला और प्रमुख आधार है, जो बेस है, वह है विचारधारा। विचारधारा कैसे बनती है? किसी चीज के प्रति आपका एक दृष्टिकोण बनता है, और ये दृष्टिकोण कैसे बनता है, ये विचारधारा कैसे बनती है? तो इसका सबसे प्रमुख आधार होता है आपका वातावरण। किस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है, उस वातावरण में दूसरा प्रमुख मुद्दा है उसका पालन पोषण। उसका पालन पोषण किस विधि से हुआ है, किस प्रकार हुआ है, उस व्यक्ति का अध्ययन कितना है, उसने कितना पढ़ा है। क्योंकि हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं उतनी नई बातें हमें पता चलती हैं, उतने नए मुद्दे हमारे सामने आते हैं और हमें सोचने के लिए बहुत विस्तृत कैनवास मिल जाता है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भाषा। किस भाषा में हमने अध्ययन किया है? भाषा किसी क्षेत्र की संस्कृति का संवाहक होती है। यदि हम अंग्रेजी भाषा में अध्ययन कर रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित है हम अंग्रेजी भाषा पे तो हमारा जो प्रभुत्व होता है, इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा जिन देशों की मूल भाषा है, उन देशों की संस्कृति, उन देशों का इतिहास, उन देशों का संस्कार,
उस देशों की सभ्यताएं, ये सारी उस भाषा में समाहित होती हैं। यदि हम संस्कृत भाषा में अध्ययन कर रहे हैं या हिंदी भाषा में अध्ययन कर रहे हैं, तो संस्कृत भाषा जिन क्षेत्रों में बोली जाती है या बोली जाती थी, उन क्षेत्रों का इतिहास, उन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां, उन क्षेत्रों में हुए रिसर्च, अनुसंधान, उन क्षेत्रों की संस्कृतियां, सभ्यताएं, ये सारी चीजें उस भाषा में समाहित होती हैं। तो व्यक्ति पर उन सब चीजों का गहरा प्रभाव पड़ता है, उसके मानस पर, उसकी सोच पर उसका एक असर पड़ता है। तो इसी से बनता है लाइफ का फंडा। आजकल एक बहुत कॉमन शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, अरे यार लाइफ का फंडा क्या है? तो लाइफ का फंडा मतलब हमारे जीवन की विचारधारा क्या है, हमारे जीवन को हम किस तरह से जीना चाहते हैं, किस दृष्टिकोण से हम जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यह है उपयोजित इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा। विज्ञान, साइंस। विज्ञान शब्द हमारे सामने आते ही हमारे मन में जो पहली छवि होती है वो होती है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जहां आए तो वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार, तो आविष्कार के साथ है सिद्धांत। उन सिद्धांतों का कालक्रम क्या है, उन सिद्धांतों की परंपरा कौन सी रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा कि उस आविष्कार का कारण क्या है। आविष्कार का कारण क्या होता है? मुख्यतया जरूरत, आवश्यकता, नेसेसिटी। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य के मन में किसी बात के प्रति कोई जिज्ञासा जागृत होती है, कुछ उत्कंठा जागृत होती है, और वह उस उत्कंठा को शांत करने के लिए उस चीज को खोजने लग जाता है, या कोई जरूरत उसके सामने आ जाती है और उस जरूरत को पूरा करते करते वह किसी एक बात मुद्दे तक पहुंचता है और एक नई खोज हो जाती है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा और उसके मन में एक विचार कौंधा, एक जिज्ञासा जागी कि ये जो पेड़ से एप्पल गिर रहा है, जो सेब गिर रहा है, वो नीचे की ओर ही क्यों गिर रहा है? वो ऊपर आसमान की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? वो दाएं बाएं क्यों नहीं जा रहा है? बस एक छोटी सी इस शंका ने, इस जिज्ञासा ने कई बड़े सिद्धांतों को जन्म दिया और उन सिद्धांतों के आधार पर कई आविष्कार भी हुए। उसी तरह हम देखें तो भारत के बहुत ही प्रख्यात वैज्ञानिक सीवी रमन जी, उनके मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि समुद्र का पानी हमेशा हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है। बस उनकी इस जिज्ञासा का शमन वो करने लगे, उसके बारे में सोचने लगे, और उस सोचते सोचते उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत का आविष्कार किया जिसे दुनिया रमन इफेक्ट से जानती है। और उन्होंने यह आविष्कार किया था 28 फरवरी को, इसलिए आज हम भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आसमान की दुनिया, आसमान में चमकते सितारों की दुनिया, और कभी मनुष्य ने इन चमकते सितारों को देखा और उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं जागृत हुई, बहुत सारी उसके मन में प्रश्न उठे कि इन सितारों के पार भी कोई दुनिया है क्या, या ये सितारे जो हैं ये क्या हैं, ये क्यों चमक रहे हैं, ये क्यों टिमटिमा रहे हैं, ये हमसे कितनी दूर हैं, क्या इन्हें हम छू सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसके मन में उठे और उसने आविष्कार किया टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप के माध्यम से मनुष्य ने अपने आप को सितारों के और करीब पाया, वो सितारों के थोड़ा नजदीक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? टेलीस्कोप के माध्यम से वो सितारे उसे बड़े दिखाई देने लगे, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी उसे मिलती गई, और फिर विकास हुआ, एक नई चीज का आविष्कार हुआ, और मनुष्य ने स्पेस शटल यानी अंतरिक्ष यान की रचना की, जिससे वह अंतरिक्ष की सैर कर सके, अंतरिक्ष में पहुंच सके, वहां के अनेक ग्रहों, उपग्रहों या अन्य तारों सितारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और ऐसा करते 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 एक दिन मनुष्य पहुंच गया चांद पर।
वह चांद जो उसके लिए एक सपनों की दुनिया थी, वह चांद जो उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र था, जिज्ञासा का केंद्र था। और आखिर मनुष्य ने अपनी इस जिज्ञासा को शांत किया और शांत करते करते चांद की जमीन पर उसने अपने कदम रख दिए। तो एक क्रमिक विकास हुआ। पहले हमने अंतरिक्ष में ताक झांक करने के लिए, अंतरिक्ष में झांकने के लिए हमने टेलीस्कोप का निर्माण किया। अब जब टेलीस्कोप का निर्माण हुआ तो उसके आगे और एक उसके मन में प्रश्न उठा कि अरे क्या हम यहाँ तक जा सकते हैं? क्या ये जो ग्रह, जो तारे, उपग्रह जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उस समय इन सब चीज़ों के नाम नहीं थे, इसे हम खगोलीय पिंड कह सकते हैं। तो उन खगोलीय पिंडों के बारे में और जानकारी हम कैसे लें? तो अंतरिक्ष यानों का निर्माण हुआ। अब ये अंतरिक्ष यान का निर्माण हो गया तो अब मनुष्य के मन में और जिज्ञासा जागी। मनुष्य तो जिज्ञासाओं का पुतला है, उसके मन में सतत प्रश्न उठते रहते हैं और उसी प्रश्न का समाधान करते करते मनुष्य पहुंच गया चांद पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान जो है वह हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है और हमें नए आविष्कार करने के लिए, नई खोज करने के लिए विज्ञान का इतिहास भी जानना पड़ता है कि उसके पहले क्या क्या उस क्षेत्र में काम हो चुका है। विज्ञान के क्षेत्र में सतत काम होते रहता है, तो हम नया काम करने के पहले पुराने काम को जानते हैं कि कहाँ तक काम हुआ है, कितने स्तर तक हम पहुँचे हैं। तो जहाँ हम पिछले जीवन में प्रवेश करते हैं या जहाँ हम पिछली घटनाओं पर नज़र डालते हैं, वहाँ इतिहास का समावेश हो जाता है। तकनीकी विज्ञान, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। विज्ञान के क्षेत्र में जिन सिद्धांतों की खोज होती है, जिन आविष्कारों की खोज होती है, उसका व्यावहारिक उपयोजन ही तकनीकी विज्ञान कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अभियांत्रिकी, स्थापत्य, वस्तुओं का उत्पादन, कृषि उत्पादन आदि में जो परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के पीछे जो कारण रहे, जो कारण परंपरा की श्रृंखला रही, उसे समझने के लिए हमें तकनीकी विज्ञान का इतिहास भी जानना होता है। जब भी हम पिछले घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं, पुरानी घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं, हम तुरंत इतिहास विषय से जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो कृषि क्षेत्र में प्राचीन समय में हम देखते हैं कि मनुष्य अपने हाथों से काम करता था। पहले घर के कुछ सदस्य काम करते थे, धीरे धीरे जब जैसे जैसे उसका उत्पादन बढ़ते गया, घर की महिलाएं भी उसमें शामिल होने लगी। और आज हम वर्तमान में देखें तो आज वर्तमान में खेती अत्याधुनिक विधि से की जाती है, चाहे वो ट्रैक्टर का उपयोग हो, चाहे फसल कटाई के लिए मशीनों का उपयोग हो। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इतने बड़े खेत में जो फसल की कटाई हो रही है, मशीन की सहायता से कैसे फटाफट होते जा रही है। तो इस तरह से ये क्रमिक विकास हुआ और तकनीकी जो जानकारी थी उसका उपयोग होते गया। मनुष्य ने सबसे बड़ा आविष्कार जो किया वो चाक का आविष्कार यानी पहिए का आविष्कार, और उस पहिए के आविष्कार के बाद और एक नया आविष्कार उसमें जुड़ा, गाड़ी। गाड़ी यानी आवागमन का एक साधन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की सुलभता। और आज एक चाक की गाड़ी से पहुंचते पहुंचते हम कहाँ पहुंच गए? आज हम एक ने आवागमन के लिए हमने एरोप्लेन यानी विमान जैसे द्रुत गति से चलने वाले आवागमन के साधन का आविष्कार कर लिया। तो मनुष्य के ये जो क्रमिक विकास हुआ मनुष्य के जीवन में, क्रमिक विकास किसकी वजह से हुआ? आविष्कारों की वजह से हुआ, उन आविष्कारों के उपयोजन की वजह से हुआ। इसी तरह हम देखें स्थापत्य कला में, क्योंकि विकास तो हर क्षेत्र में होता है, तो अभी हमने देखा कि उसमें किस तरह से उसने चाक की गाड़ी यानी चाक यानी पहिए में किस तरह से विकास होते होते मनुष्य कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। उसी तरह हम स्थापत्य के क्षेत्र में देखें
तो प्राचीन समय में, पुराने समय में बहुमंजिली इमारतें या गगनचुंबी इमारतें नहीं बनती थी। ऊंचाई काफी उनकी होती थी, लेकिन उसमें जो फ्लोर होते हैं या महिला, वो एक महिला या दो महिला, इससे अधिक महले नहीं बनते थे, इससे अधिक फ्लोर नहीं बनते थे। हाँ, घरों की ऊंचाइयां अधिक होती थी क्योंकि जनसंख्या कम थी, लोगों की आवश्यकताएं कम थी, तो स्थापत्य भी उस हिसाब से होते थे। खुली जगह, बड़ी जगह है, तो बड़े बड़े घर बनते थे और उन बड़े बड़े कमरे बनते थे, कमरों की ऊंचाइयां अधिक होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते गया, लोगों की आवश्यकताएं बदलती गईं, औद्योगिक क्रांति हुई और स्थापत्य कला में परिवर्तन हुआ। आज हम देखते हैं कि शहरीकरण का बोलबाला है और शहरीकरण के कारण केवल बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में, कस्बों में भी बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी, बहुमंजिली इमारतें बनने लगी। यानी एक ही बिल्डिंग में 5-5 फ्लोर, 8-8 फ्लोर, 10-10 फ्लोर। और आज यदि हम अत्याधुनिक निर्माण देखें तो 500, 600, 700 महले की बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। इतनी ऊंची बिल्डिंग बन रही हैं जिसे हम गगनचुंबी इमारत कहते हैं। तो ये स्थापत्य के क्षेत्र में आया हुआ बदलाव या तकनीकी विकास, क्रमिक विकास। एंड कॉमर्स, उद्योग धंधे और व्यापार। उद्योग धंधे और व्यापार के कारण मानवीय समाज और पारस्परिक व्यवहार बढ़ता है, क्योंकि जहां मनुष्य है, जहां लोगों का मेलजोल है, वहीं पर उद्योग धंधा होगा, वहीं व्यापार होगा। और जब यह पारस्परिक व्यवहार बढ़ता है तो इससे सांस्कृतिक संबंधों का परस्पर विकास होता है, क्योंकि हम जब दो लोग मिलते हैं तो केवल दो लोगों की मिलने से व्यापार नहीं होता है। व्यापार तो होता ही वहां पर, लेकिन वो व्यापार होने के साथ साथ वहां पर सांस्कृतिक आदान प्रदान अपने आप हो जाता है, जो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। सामने वाले कौन सी भाषा बोल रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो कैसा भोजन करता है, उसकी मुद्रा कौन सी है, करेंसी कौन सी है, इन सब चीजों की जानकारी हमें मिलती है। हम किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा रहन सहन क्या है, हमारे कपड़े लत्ते, हमारा भोजन, हमारा खान पान, ये सब सामने वाले व्यक्ति को मालूम पड़ता है। तो इस तरह से पारस्परिक जो व्यवहार होता है उससे संस्कृतियों का एक आदान प्रदान अपने आप होने लगता है और सांस्कृतिक संबंधों का विकास होता है। अब जहां उद्योग धंधे हैं वहां बाजार होगा, जब बाजार है तो वहां व्यापार है, जहां व्यापार है वहां बाजार है। यानी ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन है, क्योंकि जब भी व्यापार होगा वहां बाजार जरूर होगा। और इन बाजारों के कारण, व्यापार के कारण जो समाज में बदलाव आते हैं वो उनकी सांस्कृतिक संरचना बदलती है, सामाजिक ढांचा बदलता है। सामाजिक ढांचा कैसे बदलता है? क्योंकि जैसे जैसे व्यापार का स्वरूप बदलता है, परस्पर संबंध बदलते हैं और मानवीय रिश्तों नातों का स्वरूप भी बदल जाता है। और जब मानवीय रिश्ते नातों का स्वरूप बदलता है तो सामाजिक ढांचे में बदलाव आता है। चाहे वो रहन सहन के स्तर पर बदलाव आए, चाहे जीवन शैली में बदलाव आए, चाहे विचारों में बदलाव आए, ये सभी सामाजिक ढांचे में अंतर्भूत होते हैं। और जब सामाजिक ढांचे में बदलाव होता है तो उसके साथ साथ आर्थिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट चेंजेस आते हैं, महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। तो इस तरह से, और जब हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं तो हमें इस पूरे बातों को समझने के लिए, बाजार क्या है, व्यापार क्या हो रहा और कौन कौन से उद्योग धंधे चल रहे हैं, इन सब को समझने के लिए हमें सांस्कृतिक संरचना का इतिहास पढ़ना पड़ता है। सामाजिक ढांचा पहले कैसे हुआ करता था, आज कैसा है, या आज ऐसा क्यों है। आर्थिक व्यवस्था प्राचीन काल में कैसी थी, कौन सी मुद्रा चलती थी। पहले कौड़ी का उपयोग होता था, अशर्फियों का उपयोग होता था। आज हम पेपर नोट का इस्तेमाल करते हैं। पेपर नोट के साथ साथ आज प्लास्टिक करेंसी क्या है, हमारे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जितने भी हैं,
और उसके साथ साथ आज तो हम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आर्थिक व्यवस्था हमारी बदल रही है, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे कौन कौन से चरण रहे, किन किन मुद्दों से हम होते हुए आज ये ऑनलाइन बैंकिंग तक पहुँचे हैं। तो इन सब, जब हम इन सारी चीज़ों के पूर्व को जानेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे, इसका अतीत जानेंगे, तो वो हमारा उपयोजित इतिहास। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रबंधन विज्ञान यानी मैनेजमेंट स्टडीज। उत्पादन के संसाधन, मानव शक्ति और उत्पादन की विविध प्रक्रियाओं, बाजार और उद्योग के प्रबंधन की श्रृंखला, यह सब चीजों में परस्पर बहुत गहरा संबंध होता है। मानव शक्ति और उत्पादन की विविध प्रक्रिया, इनमें जो एक अटूट रिश्ता होता है, अटूट संबंध है, क्योंकि उत्पादन की जो विविध प्रक्रियाएं हैं वो किस पर निर्भर करती हैं, वो मानव शक्ति पर, मानव समूह पर निर्भर करती हैं। और जब विविध स्तर के लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ में, तो वहां पर मैनेजमेंट की बात भी होती है, प्रबंधन की बात होती है, व्यवस्थापन की बात होती है कि इन सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इनका प्रबंध किया जाए। तो वहां पर एक जो नई शाखा हमारे सामने आती है ज्ञान विज्ञान की, वह है मैनेजमेंट स्टडीज की। और आप आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय में मैनेजमेंट के लिए कितने सारे कॉलेजेस खुल चुके हैं, कितने सारे नए पाठ्यक्रम आ चुके हैं। उसमें से कुछ हमारे सामने हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम MBA कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, दैट इज PMP, then Chartered Management Institute, that is CMI, then Institute of Leadership and Management, ILM, Certified Management Consultant, that is CMC, और मास्टर इन मैनेजमेंट। ऐसे कितने सारे कोर्स आज हमारे सामने नए आ चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कितने सारे बदलाव हो चुके हैं, और आज हम बहुत ही बहुतायत में हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे इन कोर्सेज में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम, यदि मैनेजमेंट की डिग्री हमारे पास है तो हम किसी भी फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हैं, चाहे वो फिर मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो। सभी सेक्टर में मैनेजमेंट तो सब जगह करना है। व्यवस्थापन, प्रबंधन तो हॉस्पिटल में भी होता है, होटल में भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, शिक्षण विभाग में भी होता है, किसी लैब में भी होता है। सब जगह जहां पर लोग हैं वहां पे मैनेजमेंट है, वहां पे प्रबंधन है। और जब बड़े पैमाने की बात होती है, बड़े कैनवास की बात होती है, तो वहां तो प्रबंधन और जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से प्रबंधन विज्ञान यह एक नई शाखा के रूप में हमारे सामने आया है। और जब आज हम प्रबंध करते हैं तो हमें किस आधार पर प्रबंध करना है, हमारे पुराने तरीके क्या थे प्रबंधन के, उनको हमें जानना होता है। उन तरीकों में कुछ अच्छाई थी तो उन्हें ग्रहण करते हुए हम आगे लेकर चलते हैं। तो जैसे हम अतीत से जुड़ते हैं, हम पुनः अपने विषय उपयोजित इतिहास से जुड़ जाते हैं। बाजार और विक्रय के प्रबंधन की श्रृंखला। केवल व्यापार ही महत्वपूर्ण नहीं है। व्यापार होने के पहले वो बाजार और विक्रय, ये दो चीजें बीच में आती हैं। केवल वस्तु का उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तु का जब उत्पादन हुआ है तो वह उसकी बिक्री भी हो, उसका विक्रय हो। जब उसका विक्रय होगा, वो वस्तु बाजार में बिकेगी, तो उससे हमें आमदनी होगी। हमारे सामान की, जो उत्पादक है उसका जो उत्पादन करता है, उसके सामान की लागत उसको मिलेगी, या लागत के अलावा उसे कुछ लाभ भी मिलेगा। तब तो वो विक्रय जो है उसका सार्थक होगा। सामान का उत्पादन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उस सामान का लोगों तक पहुंचना। और वो वस्तु यदि जब लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, यानी इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन, यातायात की व्यवस्था, तो ये भी बाजार और विक्रय के बीच में एक महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद वो सामान जब बाजार में बिक रहा है, तो वो इतनी कीमत उसके निर्धारित की जाए, उसका निर्धारण इस तरह से हो कि जो उत्पादन करता है उसे अपने जो वस्तु के उत्पादन में लगी हुई रकम है, उससे वह रकम उसे प्राप्त हो सके। तो इस तरह से बाजार में
कोई वस्तु बेचना और लाना, उससे लाभ कमाना, इसके लिए भी बहुत बड़े प्रबंधन की यानी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। और ये जब इसका हमें आवागमन का इतिहास पता हो, ट्रांसपोर्टेशन का हमें इतिहास पता हो, मानव समाज का हम यदि इतिहास जानते हो, मानव समाज में उसके पूर्व कौन कौन से सामान की बिक्री होती रही है, इसको यदि हम जानते हो तो हमारे लिए ये मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। और जब भी हम किसी चीज़ के अतीत के बारे में जानते हैं, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, हम जुड़ जाते हैं इतिहास से, उपयोजित इतिहास से। और ये बाजार और विक्रय की जो प्रबंधन श्रृंखला है ये ठीक से हो सके, इसके लिए हमें मनोविज्ञान को जानना जरूरी होता है। और अब आप सोचोगे कि कहाँ इतिहास और कहाँ मनोविज्ञान, कहाँ हिस्ट्री और कहाँ साइकोलॉजी, ये इतिहास में मनोविज्ञान कैसे आ गया? तो बच्चों, वहाँ जुड़ा है श्रमिक, वहाँ जुड़ा है कर्मचारी, क्योंकि हम जब व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करने के लिए मानव समुदाय है ना। मानव समुदाय में चाहे वो एकदम श्रमिक है, पसीना बहाने वाला श्रमिक है, ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी है, या फाइनेंस सेक्टर है, बैंक है। फिर जब बैंक की हम बात करते हैं तो बैंक में फिर से मनुष्य बल यानी मानव संसाधन वहाँ पे आ जाता है। वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर, ये फिर से मनुष्य है। तो जहाँ जहाँ मनुष्य है, वहाँ वहाँ मनुष्य का मन है, उसके मानसिक स्थिति है। तो यदि उस काम करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी है, सकारात्मक है, यानी उसका मनोविज्ञान अच्छी तरह से हमने समझा है, तो वह काम जो है उसका उत्पादन शैली पर, उसके उत्पादन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मनोविज्ञान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों चीजों में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब अगला महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है कला, आर्ट्स। और कला के अंतर्गत क्या क्या हम देख सकते हैं? पेंटिंग्स को देख सकते हैं, बहुत सारी। उस पेंटिंग्स को बनाने के लिए मानसिक स्थिति क्या रही होगी? मानसिक स्थिति के साथ साथ उस पेंटिंग की विषय वस्तु। अब विषय वस्तु कैसी आएगी? जिस तरह का सामाजिक वातावरण होगा उसी तरह की विषय वस्तु बनेगी, वही केंद्र में रहेगी। और केवल विषय वस्तु ही नहीं, सामाजिक वातावरण ही नहीं, बल्कि एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है आर्थिक स्थिति। क्योंकि कला वहीं पनपती है जहां पर संपत्ति होती है, धन धान्य होता है, तभी हम कला की ओर बढ़ते हैं। अदरवाइज यदि कोई इंसान भूखा बैठा हो, उसको 2 दिन से भूख लगी हो, खाने को रोटी न मिली हो, तो वह किसी भी शिल्प की, वह किसी कला की, वह किसी नृत्य के प्रति, वह किसी गायन के प्रति, वह किसी वादन के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं हो सकता। क्योंकि उसका केंद्र कहाँ पे? भाई मुझे भूख लगी है, तो पहले खाने को रोटी मिल जाए, फिर उसके बाद जब पैसा बचेगा तो उसके आगे वो मनोरंजन के लिए या कला के लिए काम करेगा। तो आर्थिक स्थिति भी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम पेंटिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य जब गुफाओं में रहता था, उसने तत्कालीन जो उसके वातावरण था, उसकी स्थिति थी, उन स्थितियों का वर्णन उसने गुफाओं में किया। गुफाओं में आज भी हमें प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हम जब देखते हैं तो उसमें जो चित्रांकन हुआ है वह मनुष्य की तात्कालिक परिस्थितियों को, उसके वातावरण को दर्शाता है। उसके बाद हमें देखते हैं एक यहाँ पर अजंता एलोरा में बनी हुई एक हम पेंटिंग देख रहे हैं। इस पेंटिंग में इतने सुंदर रंगों का, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हुआ है, चटक रंग है, आज भी वो रंग धूमिल नहीं पड़े हैं। तो पेंटिंग उस समय के जो पेंटर रहा होगा, जो कलाकार रहा होगा, उसने आसपास के जो तत्व उपलब्ध हैं उनसे किस तरह से वो प्राकृतिक रंगों का निर्माण किया और उन रंगों से उसने अपनी पेंटिंग में वो रंग भरे। तो उस समय और जिस राजा ने उन्हें राजाश्रय दिया, प्रश्रय दिया, वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कलाकार कितना भी सक्षम क्यों ना हो, उसे काम करने के लिए उसे कैनवास चाहिए, ब्रश चाहिए, रंग चाहिए, और भी, और इसके अलावा उसे
चिंता नहीं चाहिए, यानी खाने पीने की चिंता उसे न हो, उसे अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता न हो, इसका भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। इसमें हम बीच में जो पेंटिंग देख रहे हैं वो मशहूर चित्रकार, भारत के मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग है। रवि वर्मा जी की इस पेंटिंग को यदि हम देखें तो कितने इसमें रंग दिखाई दे रहे हैं, जो इसमें जो स्त्री और जिस उसके गोद में हम छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, कितने उसने आभूषण पहने हैं और हर एक चीज को बहुत बारीकी से उसमें दर्शाया गया है। यानी इस पेंटिंग को यदि आप देखें तो इसमें आपको एक एक चीज आपको बारीकी से देखने मिलेगी। यानी ये कलाकार की जो सूक्ष्मता है, चित्रों का अंकन करने की जो सूक्ष्मता है वो काबिल तारीफ है। लेकिन ये और इसके फ्रेम को हम देखें इस चित्र इसके, तो कितना सुंदर भव्य फ्रेम दिखाई दे रहा है। यदि इस कोने में यहाँ पे एक हम शिल्प देख रहे हैं, नटराज की मूर्ति का शिल्प है। नटराज जो है नृत्य के देवता माने जाते हैं, भगवान शंकर। जब ये नृत्य के मुद्रा में होते हैं तो इन्हें हम नटराज कहते हैं। तो नटराज के इस शिल्प में हम देखें तो कितनी बारीकी से इस जाली का निर्माण किया गया है, इसमें कितनी मेहनत, कितना श्रम लगा होगा। तो ये सब हम जब यदि पेंटिंग की हम बात करें तो इसमें धन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कलाकार के पास बहुत कौशल है, लेकिन यदि उसके पास धन नहीं है, उसके अपने भरण पोषण की चिंता है, उसे अपने घर के परिवार के भरण पोषण की चिंता है, तो वह अच्छा काम, अच्छी कलाकारी, अच्छी चित्रकारी, अच्छा स्थापत्य, अच्छा शिल्प कुछ नहीं बना सकता। तो इन सब चीजों का जो प्रबंधन है, जो इन सब चीजों के ऊपर तात्कालिक स्थितियों का प्रभाव है, ये सब हम जब जानते हैं तो हम पुनः जुड़ जाते हैं अपने विषय से। दो पेंटिंग देख रहे हैं। एक पेंटिंग है, जो यह पेंटिंग है यूरोप के पुनर्जागरण काल की। पुनर्जागरण काल यानी 14वीं 15वीं शताब्दी का ये चित्र है। और उस समय यूरोप में बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक बदलाव हो रहे थे और जिसकी एक झलक हमें यहाँ इस चित्र में दिखाई देती है। यानी यह चित्र अपने तत्कालीन समाज का आईना है। और उसी के साथ हम एक विश्व प्रसिद्ध चित्र हम यहाँ देख रहे हैं, मोनालिसा का चित्र। और मोनालिसा की यह पेंटिंग दुनिया भर में इतनी सराही गई है, इतने लोग इसको देखने जाते हैं, इतने इसके डुप्लीकेट वर्जन इसके बिक चुके हैं कि ये विश्व में सबसे अधिक बिक्री वाली चित्र जो है माना जाता है इसे। अब इस चित्र में एक महिला है जिसका सौम्य चेहरा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। यानी ये चित्र भी यूरोप में ही बना, इसका मतलब क्रांति पहले हुई और क्रांति के बाद की शांति। तो ये जो चित्र है ये कलाकार की मानसिकता को, तत्कालीन सामाजिक वातावरण को दर्शाते हैं, ये उसको प्रस्तुत करते हैं। और जब हम इतिहास को प्रस्तुत करते हैं, अतीत को प्रस्तुत करते हैं, यानी हम अपने इतिहास से फिर से जुड़ जाते हैं। अब और एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वह है मानव्य ज्ञान शाखा का। इसके अंतर्गत हम देखते हैं पुरातत्व विभाग को, समाज विज्ञान को, मानव विज्ञान को, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास को। इन सबका एक कॉम्बिनेशन, एक मिला जुला जो रूप है वो है मानव्य ज्ञान शाखा या ह्यूमैनिटीज का। विज्ञान और अन्य सभी ज्ञान शाखाओं की जननी दर्शन है। दर्शन यानी फिलॉसफी। यदि हम दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी पर गहराई से विचार करें तो हम देखते हैं कि इनमें क्या समाहित है। इनमें समाहित है विश्व की उत्पत्ति से संबंधित मिथक, विश्व की उत्पत्ति से संबंधित कथाएं, सृष्टि चक्र, मानव जीवन से संबंधित अनेक मिथक, उनके देवी देवताओं के संबंध में किए गए अनुष्ठान, ऐसी अनेक चीजें जो हैं इनके तात्विक विवेचन का विकास हुआ, क्रमबद्ध विकास हुआ। और यदि हम एक बहुत ही प्रचलित डार्विन का सिद्धांत है विश्व में मानव उत्पत्ति के बारे में, और भारत में जो दशावतार की संकल्पना का एक हम यदि ताना बाना देखें तो हमें इसमें बहुत ही गहरा साम्य दिखाई देता है।
यानी पाश्चात्य प्रदेशों में, पाश्चात्य देशों में जो डार्विन की थ्योरी आई बाद में मानव जीवन से संबंधित, मानव की उत्पत्ति से संबंधित, और भारत में उससे पहले हजारों साल पहले से प्रचलित दशावतार की जो संकल्पना है, इसमें बहुत ही साम्य है। तो इस तरह से हम देखें तो मानव्य शाखा के विभिन्न शाखाओं का विकास दर्शन के सिद्धांतों की नींव पर आधारित है। सृष्टि चक्र, विश्व की उत्पत्ति से संबंधित कथाएं, मानवीय जीवन से संबंधित मिथक, देवी देवताओं के संबंध में कल्पनाएं, उनके संबंध में किया गया तात्विक विवेचन, उनको प्रसन्न करने के लिए किए गए अनुष्ठान आदि सब दर्शन के सिद्धांतों की नींव पर आधारित हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह, हम जब भी अपने अतीत में जाते हैं, हम इतिहास से जुड़ते हैं, और जब हम उसे उपयोजित इतिहास के लेवल तक हम ले आते हैं, यानी वह जो हमारा अतीत है उसका हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में उसकी क्या उपयोगिता है, उस उपयोगिता को जब हम व्यवहारिक स्तर पर ले आते हैं, उपयोजन पर ले आते हैं, तब हमारा विषय, जो हमारा घटक है, वो बन जाता है उपयोजित इतिहास। भूतकाल के जो मूर्त और अमूर्त स्वरूप हैं, जो उनके अवशेष हैं, उनका प्रभाव हमारे वर्तमान पर पड़ता है। वर्तमान में हम उसके आधार पर काम करते हैं। वर्तमान में हमने जो काम किया उसका जो परिणाम होता है, उससे हमारा, उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो इस तरह से हमारा उपयोजित इतिहास जो है, यह हमारे जीवन में, वर्तमान जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।